हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी बाल विकास की सीरीज चल रही थी और उसमें हमारी यूनिट चल रही थी अधिगम। काफ़ी कुछ हमने कवर अप कर लिया था और आज हम बात करने वाले हैं अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने थॉर्नडाइक साहब का, पावलोव साहब का, पियाजे साहब का, वाइगॉत्स्की, इन सब का नाम सुना होगा। तो आखिर इन्होंने क्या क्या हमारी एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन दिया, किस तरीके से सिद्धांत दिए और इनकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, यानी कि हम इनको अपने क्लासरूम्स में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब बात आती है कि आखिर इतने सारे सिद्धांत क्यों आए। इसका मतलब कि हो सकता है कि कोई सिद्धांत गलत हो या सही हो, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। सारे सिद्धांत की अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है। जैसे कि बचपन से लेकर आज तक आपने इतनी सारी चीज़ें सीखी होगी और उन सारी चीज़ों के लिए आपने अलग अलग मेथड्स को चूज़ किया होगा। तो ये भी सिद्धांत कुछ इसी तरीके से हैं कि इन सारे सिद्धांतों ने हमें बहुत सारे मेथड्स दिए कि इस तरीके से, इस मेथड से हम बच्चे को ये सब्जेक्ट सिखा सकते हैं, दूसरे तरीके से हम बच्चे को प्रॉपर इस तरीके से सिखा सकते हैं। तो अलग अलग यूटिलाइजेशन है इनका हमारे क्लासरूम्स में। तो आज जिस थ्योरी के बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो है हमारे पास ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि जिसे हम बोलते हैं प्रत्ययन और त्रुटि सिद्धांत। त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था स्टूडेंट्स? तो ये दिया गया था E.L. थॉर्नडाइक साहब द्वारा। अब क्वेश्चन यहीं से बन सकता है सबसे पहला तो कि थॉर्नडाइक साहब ने कौन सी थ्योरी दी थी। तो क्वेश्चन आपको सिद्धांत का नाम बताना है, या फिर क्वेश्चन आपसे इस तरीके से बन सकता है कि प्रत्ययन और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था। तो वहां पे आपको थॉर्नडाइक साहब का नाम बताना है। आई होप इतना चीज़ें आपको क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि जितनी भी ये थ्योरी, जितने भी सिद्धांत ये हमारे पास आए ना, तो इनका कुछ अपना एक आधार था, कुछ अपना बेस था। जैसे कि इस थ्योरी का जो आधार हम मानते हैं वो किसको मानते हैं? उद्दीपन और उससे जुड़ी अनुक्रिया। ठीक, अब देखिए, उद्दीपन को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस और इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। अब इन दोनों वर्ड्स को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज उद्दीपन या व्हाट इज रिस्पॉन्स। देखो, क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम में डायरेक्टली आपके कई बार पूछे गए हैं, यूपी जैसे एग्जाम में तो खास तौर से, कि उद्दीपन क्या होता है, ठीक है, स्टिमुलस किसे कहते हैं। तो देखो, जब हम किसी कार्य को करते हैं और उसके पीछे कोई रीज़न है, जैसे कि मैंने पानी पिया, क्यों पिया? क्योंकि मुझे प्यास लगी। मैंने खाना खाया, क्यों खाया? क्योंकि मुझे भूख लगी। मैं पढ़ रही हूँ, क्यों पढ़ रही हूँ? क्योंकि मुझे बीटीसी में अपने अच्छे स्कोर लेकर आना है। तो अब हम जो भी काम कर रहे हैं, इसके पीछे मेरा जो भी रीजन है वो क्या कहलाता है? मेरा उद्दीपन। और उस उद्दीपन की वजह से जो भी हमने काम करा वो कहलाती है अनुक्रिया। जैसे कि प्यास लगना क्या हो गया? हमारा उद्दीपन। उसकी वजह से हमने क्या करा? पानी पिया, तो पानी के पीने को क्या हो गया? अनुक्रिया। भूख लगी, उद्दीपन। ठीक है, हमने उसके बदले में क्या करा? खाना खाया, हमने रिस्पॉन्स दिया कि हमने खाना खाया, तो वो क्या हो गई? अनुक्रिया। ठीक है, उद्दीपन क्या है यहाँ पे? कि मान लो हमें बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए हमने क्या करा? हमने पढ़ाई करनी शुरू करी, हमने वीडियोस देखनी स्टार्ट करी, तो ये वो क्या हो गया? हमारा रिस्पॉन्स हो गया। तो मतलब हमारा जो भी रीज़न होता है किसी भी कार्य को करने का, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई एक ऐसी चीज़ जो हमें बाध्य करती है किसी काम को करने के लिए, वो क्या कहलाती है? उद्दीपन कहलाती है। अब इसी पूरे कॉन्सेप्ट पे इन्होंने क्या करा? एक्सपेरिमेंट दिया। वैसे तो इन साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट दिए करे, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम केवल उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो थॉर्नडाइक साहब का फेमस एक्सपेरिमेंट है वो है किसके ऊपर? कैट के ऊपर, यानी कि बिल्ली के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करा। क्या करा जाता है यहाँ पे कि एक भूखी बिल्ली होती है, ठीक है, और उसको एक केज के अंदर डाल दिया जाता है, एक पिंजरे के अंदर उसको रख दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये मेरे पास कैट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? उसके लिए फिश रख दी गई है केज के बाहर। ठीक है, अब क्या है? यहाँ पे एक तरीके का हमारे पास लीवर है। लीवर क्या होता है कि मैं अगर किसी चीज़ को प्रेस करूंगी तो ये जो गेट है इस केज का, इस पिंजरे का, वो खुल जाएगा और जो कैट है उसको फिश मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसको करना क्या था? यहाँ पे अब हमने कैट को इसके अंदर बंद कर दिया जो कि भूखी है। एक हमने लिवर यहाँ पे छोड़ दिया ताकि जो कैट है वो इस लिवर को दबा सके, पुश कर सके और वो वहाँ से बाहर निकल सके ताकि उसे फिश मिल सके। अब क्या देखा गया यहाँ पे? जब ये देखा गया कि जब हमने कैट को पहली बार रखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि
100 टाइम्स, उसको 100 बार ना प्रयास करना पड़ा, प्रयत्न करना पड़ा, और उसके बाद वो बाहर निकल पाती है। लेकिन यही सेम कंडीशन ना हमने बार बार रिपीट करी। कैसे? जब हमने फर्स्ट टाइम इस कैट को इस केज में रखा, इस पिंजरे में रखा, तो उसको 100 बार, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, ट्रायल करना पड़ा। लेकिन जब फिर से रिपीट करा जाता है तो हमने देखा कि वो 60 टाइम्स में ही बाहर आ गई, ठीक है। फिर जब उसको तीसरी बार रखा गया तो देखा गया कि वो 30 टाइम्स में ही बाहर आ गई। फिर उसके बाद जब उसको फिर से उस केज में रखा गया तो हमने देखा कि वो 15 टाइम्स में ही बाहर आ गई। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको नंबर ऑफ टाइम्स बता रही हूँ ना, ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता हर बार, जस्ट एग्जाम्पल के लिए कि भाई पहली बार उसको 100 बार मेहनत करनी पड़ी, दूसरी बार में 60 बार, फिर 30 बार, फिर 15 बार, और ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा आया कि जैसे ही उस कैट को इस केज के अंदर रखा जाता था, वो लीवर को प्रेस करती थी और बाहर आ जाती थी। मतलब अब उसको ट्रायल नहीं करना पड़ता था, अब सीधा वो उसको प्रेस करती थी और फिश उसे मिल जाती थी। तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीखी, क्या कि अगर हम किसी चीज़ की बार बार बच्चे को प्रैक्टिस कराते हैं तो बच्चा उस काम को सीख जाता है। जैसे कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इनके थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए नियमों के बारे में। हमने देखे थे इनके कुछ सिद्धांत, कुछ प्राइमरी लॉज, कुछ सेकेंडरी लॉज। वहाँ पे हमने एक सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि प्रयास का नियम। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे वही काम कर रहा है कि हमने जब किसी काम को बार बार करवाया उस कैट से, यानी कि जब उसको अभ्यास हो गया तो उसकी जो गलतियां थी, यानी कि जो त्रुटियां थी, ठीक है, अब वो खत्म होती गई। जब त्रुटियां खत्म होती गई तो बच्चे को जो ट्रायल है वो भी कम करने पड़ेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे काम करता है। आई होप एक्सपेरिमेंट क्लियर है कि उन्होंने क्या करना चाहा, और उन्होंने यही बताया कि जिस तरीके से ये कैट और ये जो पशु पक्षी हमारे सीखते हैं ना, छोटे बच्चे भी कहीं ना कहीं हमारे इसी तरीके से सीखते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस थ्योरी के बेसिस पे हमारा प्रैक्टिकल यूज क्या हो सकता है, यानी कि इस थ्योरी की व्यवहारिक उपयोगिता क्या होगी हमारी क्लासरूम्स में। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस हमारे पास सिद्धांत की क्या क्या उपयोगिता हो सकती हैं, क्या क्या हमारे पास महत्व है, के करके डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि क्या है यहाँ पे, सीखने की क्रिया को सरल बनाना। यानी कि देखो, आपने देखा कि जो वो कैट होती है वो भी कितनी आसानी से इस चीज़ को सीख जाती है। मतलब इन्होंने जो हमारी सीखने की प्रोसेस है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा ईजी बना दिया है, ठीक है। तो इन्होंने यही बात बोली है कि लर्निंग के जो मेथड है उसको यहाँ पे बहुत ईजी बना दिया गया है, ताकि सभी बच्चे उसको फॉलो कर सके। नेक्स्ट है करके सीखने पर बल। अब देखो, यहाँ पे जो कैट होती है ना, वो खुद ही तो करके सीखती है, उसको वैसे तो कोई हेल्प कर ही नहीं रहा। तो हमने यहाँ पे बार बार एक ही चीज पढ़ते हैं कि जब बच्चा कोई भी चीज को खुद करके सीखता है तो वो उसको ज्यादा टाइम तक याद रखता है। जैसे कि मैंने आपको ज्यादातर रेसिपीज वाला एग्जाम्पल दिया है कि जब तक हम यूट्यूब से रेसिपीज देखते रहते हैं, ठीक है, और जब हम उसको एक बार बना लेते हैं तो उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि अब क्या है कि हम उसकी प्रैक्टिकल के हमारे सामने क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कहाँ पे हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, वो सब हम तभी पता चल पाएगा जब हम उसको खुद से करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि बच्चे को यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस करवाया जाता है कि बच्चा किसी भी चीज़ को खुद से करे, ठीक है, अपने आप से करे। नेक्स्ट यहाँ पे मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि बहुत ईजी है, धीरे धीरे आराम से हम इसमें बच्चे की लर्निंग करवाते हैं। इसीलिए जो स्लो लर्नर्स होते हैं स्टूडेंट्स हमारी क्लास में, उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अब आपने देखा होगा स्लो लर्नर्स क्या है कि वो किसी काम को बहुत धीरे धीरे करते हैं, ठीक है। तो अगर एक ही चीज़ की उनको बार बार प्रैक्टिस करवाई जाएगी तो वो चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं लर्न हो ही जाएगी, यानी कि उनका अधिगम हो जाएगा इससे। नेक्स्ट है, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, शुद्ध उच्चारण करवाने के लिए। जब आपने देखा होगा बच्चों को हम रीडिंग करना सिखाते हैं, बच्चों को मात्राओं का ज्ञान करवाते हैं, ठीक है, उस चीज़ में बहुत हेल्पफुल है। जब बच्चे शब्द पढ़ना सीखते हैं तो अगर हम बार बार किसी चीज़ को रीड करवाएंगे, बार बार उन्हें मात्राओं को समझाएंगे, उनसे बुलवाएंगे, ठीक है, तो उन्हें उसका ज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुभव से लाभ। जैसे कि आपने देखा कि जो कैट होती है, पहली बारी में उसको 100 बार ट्राई करना पड़ रहा है, दूसरी में 60 बार, फिर 30 बार। तो कहीं ना कहीं वो अपने एक्सपीरियंस से सीख रही है कि अगर मैं इस लीवर को प्रेस कर दूंगी, ठीक है, तो ये गेट खुल जाएगा। तो इसी तरीके से बच्चों को भी होता है। अगर बच्चों को लगता है कि हमने पिछली बार ये गलती करी थी, अब हमें ये गलती नहीं करनी है ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आ सकें, तो क्या हो रहा है, हमें एक्सपीरियंस से लाभ मिल रहा है। जैसे कि होता है ना, जब हम क्लास टेस्ट भी लेते हैं और क्लास टेस्ट में मान लो आपने कोई क्वेश्चन गलत करा और मैम ने उसको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दिया, तो अब वो क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत नहीं करोगे, क्योंकि आपने अपने एक्सपीरियंस से सीख लिया कि कहाँ हमारी गलती थी, कहाँ हमें उसको इम्प्रूव करना है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों के अंदर, इससे क्या होता है, धैर्य और परिश्रम जैसे गुणों का विकास होता है। क्योंकि बहुत स्लो एक्टिविटी है, ठीक है, बच्चों को धीरे धीरे चीज़ें सिखाई जाती हैं, बार बार एक ही चीज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो पेशेंस हो गया, हार्ड वर्किंग हो गया, इस टाइप की अगर क्वालिटीज़ हमें बच्चों में डेवलप करनी है तो ये मेथड हमारे लिए
बहुत अच्छा रहता है। और क्या हम इससे सीख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम कोई प्रैक्टिकल, जैसे कि हम कोई ड्राइविंग करना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, किसी चीज़ की ड्राइंग बनाना सीखते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन करना सीखते हैं, तो उसमें भी ये जो हमारी सिद्धांत है ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। एक चीज़ और स्टूडेंट, यहाँ मैंने इस थ्योरी को बहुत ही कंसाइज वे में कवर अप किया है, केवल आपके डीएलएड के सब्जेक्ट मैटर को ध्यान में रखते हुए। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो को आप डिटेल में पढ़ना, तो आप मेरी जो यूपी टेट के लिए मैंने सीडीपी की लेक्चर बनाई हुई है, आप उसे वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हो। तो आई होप ये जो आपको पूरा थॉर्नडाइक का सिद्धांत था पूरा समझ में आया होगा, इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन भी समझ में आई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी। तो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आप अब हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको एक चीज़ और ख़ास बात कि अगर अब आपसे आपको कोई भी प्लेलिस्ट चाहिए, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो लिंक है, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली उस प्लेलिस्ट पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए सिद्धांत के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।